कहानी तर्जनी पर टिके नोट। एक नाचने वाली का दर्द। कामिनी नाम था उसका। उसके मृत शरीर और फटे कपड़ों को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उसके साथ वहशियाना बर्ताव किया गया है। मैंने कांस्टेबल नरेश को कहा कि घटनास्थल से जो भी संदिग्ध वस्तु मिले उसे एक पॉलीथिन में जमा करके सीलिग्वैक्स से सील कर दे। जैसा कि होता रहा है, पुलिस वालों को आम लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, वैसा ही हुआ। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। घटनास्थल से थाने की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर थी। पास में होने पर थाने को ही दोषी ठहराया जाता, पर सच तो ये है कि किसी के लिए यह संभव नहीं कि पग पग पर नजर रखी जा सके। मैंने अनुमान लगाया कि घटना पिछले रात की है। मुझे थोड़ी निश्चिंतता हुई कि रात में मेरी ड्यूटी नहीं थी और दुख भी हुआ कि जो भी नपेगा वो मेरा साथी और सहकर्मी ही होगा। पुलिस के काम में इस तरह के पल तो आते ही रहते हैं। ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रही सड़क के किनारे झाड़ियां थीं और आसपास कोई घर अभी नहीं बने थे। ऐसा लगता था कि बदमाशों के द्वारा उसे कहीं से अगवा करके वहां लाया गया होगा और घटना को वहीं पर अंजाम दिया गया। ऐसा इसलिए कि झाड़ियों के पीछे की घास पतवार और पौधे रौंदे हुए थे। एक चप्पल थी और जूतों के निशान भी थे। खैर छोड़िए भी इन बातों को। मुझे ड्यूटी पर आए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने मुझे सूचित किया था कि अमुक जगह किसी की लाश पड़ी है। वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। मैंने आसपास खड़े लोगों से जानना चाहा कि वे उसे पहचानते हैं या नहीं। उन्हें कुछ पता था या कुछ पता हो तो जानकारी दे, परंतु सबने मुंह लटका कर एक ही बात कही कि उन्हें कुछ पता नहीं। कांस्टेबलों ने मृतका के शरीर को सीधा किया तो उसका चेहरा दिखाई पड़ा। चेहरा देखते ही मैं उसे पहचान गया। विवाह के पिछले सीजन में वह मुझे मिली थी, परंतु मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि उसका नाम क्या है। उसी समय नरेश ने जीप स्टार्ट कर दी और मुझे चलने कहा। डेड बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सब थानों को सूचित कर दिया कि यदि इस मामले में उनके पास किसी ने लड़की के गुमशुदा होने की एफआईआर की हो या करने आए तो मुझे जानकारी दी जाए। कुछ फाइलें थीं, उन्हें निपटाने के बाद मेरा ध्यान एक बार फिर से उस पर गया ही था कि फोन आ गया और एक बार मैं फिर से कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। मुझे याद आया कि उसका नाम कामिनी था। डीजे वाली गाड़ी के पीछे पिंजरे का आकार देकर उसमें एक नर्तकी को बंद कर उसके नाच देखने का प्रचलन पिछले कुछ वर्षों से चल पड़ा है। गीत बजाए जाते हैं और बाहर चल रहे बाराती भी उस धुन पर नाचते हैं। जाली और ग्रिल में जगह जगह हाथ डालने लायक जगह रहती है और लोग उससे होकर उस नर्तकी पर रुपए फेंकते हैं। स्पष्टतः इन सब की आड़ में छेड़छाड़ और अन्य अशोभनीय बातें भी होती हैं। कामिनी उसमें नाचती थी। ये याद आते ही मैंने उस एरिया के थाने को सूचित किया, जहां इस तरह के डीजे वाले अपनी गाड़ियां खड़ी किया करते थे। कुछ ही देर में एक थाने से फोन आया कि कामिनी के लापता होने की रिपोर्ट वहां किसी ने लिखाई थी। मेरा मस्तिष्क 1 वर्ष पहले घटी घटना पर स्थिर था। गर्मियों के दिन थे और शादी ब्याह का मौसम चल रहा था। उस दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। पेट्रोलिंग वाले मेरे साथी और कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। रात के लगभग 12:30 बजे थे। उसी समय कामिनी बदहवास हालत में थाने आई थी। वह चाह रही थी कि उसकी एफआईआर लिखी जाए। उसके चेहरे पर किसी ने काट खाया था। उसके साथ उसके ग्रुप के और अन्य लोग भी थे। वे उसे समझा रहे थे कि इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं और उसे व्यर्थ में बवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और गुस्से में भी थी। गुस्से में उसने अपने ग्रुप के लोगों को चिल्लाकर कहा था कि सब उसे अकेला छोड़ दें। मैंने उन्हें समझाया था कि वे बाहर बैठें और उसे थोड़ी देर संभलने और शांत होने का मौका दें। वो कुछ देर तक रोती रही और मैं उसे समझाने का प्रयास करता रहा। पहले शांत हो जाओ, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। उसने अपना सिर अपने घुटने पर टिका रखा था। कितनी उम्र है तुम्हारी? इस छोटी उम्र में इस पेशे में आने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? कैसे आ गई, बताओ? वह धीरे धीरे खुलती गई और मैं उसे समझाता रहा। उसका घर वर्धवान से कुछ दूर दियोरी गांव में था। माता पिता दोनों मजदूरी करते थे।
एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उसका रंग साफ था और देखने में वह अच्छी थी। गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में उस समय वह 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दुर्गा पूजा के अवसर पर चंदा जमा करने के लिए स्कूल के पीछे वाले मैदान में टेलीविजन पर फिल्में दिखाई जा रही थीं। आगे बैठने वाले से 10 और उसके पीछे वालों से 5 रुपए लिए गए। आसपास के घरों के लोग छत पर बैठकर इसका आनंद लिया करते। एक फिल्म में हीरोइन ने जो नाच किया, कुसुम ने उसकी नकल अपने साथियों के बीच की। स्कूल में तो सभी उसकी कला से प्रसन्न हुए थे, परंतु माँ ने तमाचे लगा दिए थे और बापू ने डांटा था। वह बहुत क्रोधित हुई थी, फिर भी यदाकदा उसका नाचना नहीं रुका था। किसी भी पूजा पाठ में नृत्य संगीत का प्रचलन था और उस अवसर पर सभी उसे नाचने को कहते। माँ भी मना नहीं करती। वह नाचती, नृत्य और संगीत से इसी तरह वह जुड़ती गई। नई पीढ़ी के किशोरों में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखने का चलन शहरों से शुरू होकर गांव तक पहुंच चुका है। एक बार वो किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में वरदवान गई थी, तो पहली बार उसने ऐसा ही कुछ देखा था। शाम के धुंधलके में कई जोड़े पोखर के किनारे बैठे थे, कुछ मर्यादित थे और कुछ। उसने अपने गांव में भी शाम के समय डीह पर ऐसे कुछ जोड़ों को प्रायः बैठे हुए देखा था। स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। उस उम्र में उस लड़के में कुछ बुरा भी नहीं था और वह देखने में भी सुदर्शन था। एक दो बार वह किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में शहर गया था। उसने वहाँ जो कुछ देखा था, उसी के आधार पर उसने कामिनी को बताया कि वह चाहे तो उसकी कला को पंख लग सकते हैं। पहले लोग संतोष को परम सुख मानते थे, परंतु आज तो कहा जाता है, सपने देखोगे तभी तो उसे पूरा कर सकते हो। सारांश ये कि चादर से बाहर पैर निकालना होगा, तभी तो नए चादर खरीदने की बात सोची जा सकती है। 1 वर्ष तक वो माँ से छिप छिप कर उसके साथ रही और किशोरव्य का रसपान किया। 10वीं कक्षा के बाद वह पढ़ने के लिए शहर चला गया और जब जब आता उससे भेंट करता। 3-4 वर्षों का समय गुजर गया। आंखों में सपने तो तैर ही रहे थे। उसने योजना बनाई कि कामिनी शहर चलने की सोचे तो रुपए कमाना आसान होगा। पहले तो कामिनी डर गई, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। तारक नाम था उसका, वह सब कुछ पता करके आया था। उसने एक आर्केस्ट्रा पार्टी में उसके लिए बात की थी। एक दिन वो उसी के साथ अनजान जगह पर चल पड़ी। सप्ताह भर वह किसी तरह उसके साथ रही। तारक ने वहां झूठ कहा था कि वह उसकी बहन है। इन चंद दिनों में उसने समझ लिया कि अब वो कभी घर नहीं लौट सकेगी। बहुत रोई, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। गनीमत ये थी कि तारक ने उसे और कहीं नहीं जोड़कर शहर के जानमाने सुंदरी आर्केस्ट्रा पार्टी से जोड़ दिया। आर्केस्ट्रा पार्टी का संचालन सुंदरी नाम की महिला करती थी। उस आर्केस्ट्रा में 10 की संख्या में लड़कियां थीं। तारक की इच्छा थी कि वो उसके साथ रहे, परंतु उसे पता था कि अविवाहित जोड़े को कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कामिनी आर्केस्ट्रा की सहेलियों के साथ रहने लगी। उसने अपने तारक को कहा था कि वो उससे विवाह कर ले तब साथ रहेगी। इस पर तारक ने समझाया था कि वह कुछ कमाने लग जाए, तभी तो विवाह कर सकता है। इन कुछ दिनों ने कामिनी को बहुत समझदार बना दिया था। वह जानती थी कि घर से कोई उसकी खोज-खबर नहीं लेगा और नाबालिग लड़की का किसी लड़के के साथ इस तरह रहना समाज कभी भी नहीं स्वीकार करेगा। उसके बॉयफ्रेंड को भी उसकी बात सही लगी थी। उसकी नई सहेलियों ने अपने विषय में जो कुछ उसे बताया, उसे सुनकर उसने अपने भाग्य को सराहा था कि अब तक उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखा था। समय निकालकर वे मिलते रहते और भविष्य के सपने देखने से नहीं चूकते। तारक से उसको अपने गांव और माँ बाप की जानकारी मिलती रहती। उसके माध्यम से उसने घर पर कहला भेजा था कि वो शहर में काम कर रही है। उसके माँ बाप उसके लिए ज्यादा चिंतित भी नहीं थे। तारक ने बताया था कि वे लोग उसकी तरफ से निश्चिंत हो गए हैं। उनका ये भी सोचना था कि कम से कम उसके विवाह के लिए अब उन्हें नहीं सोचना है। तारक ने ही बताया कि उसकी माँ ने उससे पूछा था कि क्या उन्होंने विवाह कर लिया है। कामिनी ने उसकी आंखों में फिर से देखा था, जिनमें भविष्य के सपने थे। तारक ने उसकी माँ को कहा कि अभी तो नहीं, परंतु कोई काम पर लग जाए तो कर लेगा।
एक बार कामिनी ने कुछ रुपए और एक सस्ता सा मोबाइल फोन भी घर पर भिजवाया था। माँ से उसने फोन पर बात की थी। माँ ने सब कुछ बताया था कि रुपए उसे मिलते रहे थे। कामिनी का अपने तारक पर विश्वास और बढ़ गया था। उसने स्वयं से कहा था कि दूसरा होता तो अब तक उसके भेजे पैसे बीच में ही हड़प जाता। मैंने उसे सांत्वना दी थी कि मैं उन बदमाशों की खबर लूंगा। मेरे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने उसे शांत कर दिया था। मैं रिपोर्ट लिखने जा रहा था कि उसने मना कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि उसे रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए और उसने मुझे कहा था कि अभी इस सीजन में उसके ग्रुप ने और बहुत से काम ले रखे हैं। अभी तो वैवाहिक मौसम शुरू ही हुआ था और वह इसलिए इन उलझनों में फंसना नहीं चाहती है। इधर समस्याओं में उलझ गई तो फिर दौड़ धूप करना पड़ेगा और फिर रुपए कैसे कमा सकेगी। वो उठ खड़ी हुई मुझसे विदा लेने के लिए। तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ सकती हो या फिर फोन कर सकती हो। नमस्ते सर, आप पुलिस वालों में सब आप जैसे नहीं होते। हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते ही हैं। तुम जो काम कर रही हो उसमें भी सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम्हें जो बॉयफ्रेंड मिला उस जैसा भी तो सबों का बॉयफ्रेंड नहीं होता। फिर भी तुम्हें इतना अवश्य कहूंगा कि यह सब छोड़ दो। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इतनी तो तुम्हें भी समझ है कि जिस राह पर तुम चल रही हो वह अच्छी नहीं है। दुनिया में और भी कई रास्ते हैं कमाने के लिए। क्या पता कि आगे चलकर तुम्हें और दलदल मिले। कुदरत ने आदमी को बनाया है और सारे पेशे तो आदमी ने बनाए। अब इससे निकल पाना संभव नहीं है मेरे लिए। प्रयास करो, कुछ भी असंभव नहीं होता। कौन सी नौकरी मिलेगी मुझे? बहुत से काम हैं। इस समाज में बदचलन पुरुष को काम मिल सकता है, पर बदचलन लड़की के लिए बदचलनी के सिवा कोई काम नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो? घर लौट जाओ, ताकि माँ बाप पर फिर से बोझ बन जाऊं। उन्हें पता है कि मैं कमा रही हूँ, पैसे भेज रही हूँ। घर छोड़े दूसरा साल है। कभी किसी ने कहा कि कम्मो इस पूजा में घर आ जा, गरीबी सब कुछ निगल जाती है। फिर भी वह तुम्हारा घर है, हमारे घर नहीं होते सर। मैं अभी एडल्ट नहीं हुई। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ सही हूँ। शहर और संसर्ग ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं जानती हूँ, आपसे मदद ली तो आप रिमांड होम भेज देंगे, यानी कड़ाही से निकल कर आग में। कौन सा रिमांड होम और कौन सी सुरक्षित जगह बची है? माँ के पेट में ही बेटियां मार दी जाती हैं। आप भी सलाह दे रहे हैं। आपकी सलाह अच्छी भी है। सब हमें ही सलाह देते हैं। कोई पुरुषों को सलाह क्यों नहीं देता? प्रशासन को तो सब पता ही होगा, तब ये डीजे वाली गाड़ी का प्रचलन ही कैसे हुआ? मुझसी लड़कियां नाचती हैं। नोट देने के बहाने क्या क्या होता है ऐसे नाच में, आप लोगों को नहीं पता है क्या? कैसे गंदे इशारे करते हैं लोग, आप क्या जाने। सरेआम भवे टेढ़ी कर साथ चलने का इशारा करते हैं, वह भी तर्जनी पर नोट टिकाकर। इसका मतलब समझते हैं ना आप? मैं पथराए आंखों से उसे बाहर जाते हुए देखता रहा। और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें।